नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया की खास पेशकश। हम न्यूज इंडिया के लोग और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में हमने शुरू की एक खास कड़ी जिसका नाम है पत्रकारिता के पुरखे। वो तमाम दिवंगत पत्रकारों को एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और ऐसे में न्यूज इंडिया दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि दे रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र को उन्होंने किस तरह से मजबूत किया है, इस पर हम चर्चा करते हैं दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे। मेरे साथ हैं रविंद्र सिंह जो कि डिजिटल हेड हैं और उजैर सिद्दीकी जी हैं जो कि डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। आपसे शुरुआत करूंगी और क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शेष नारायण सिंह जी की, तो अगर उनके जीवन की बात कर लें, रविंद्र, कैसा उनका जीवन था, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी जो शुरुआती दौर रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। चारुल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में लम्बुआ तहसील के अंतर्गत मामपुर झलिया गांव था, जहां पे उनका जन्म हुआ था। और शुरुआती पढ़ाई के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए मतलब चले गए थे जौनपुर के टीडी कॉलेज में एडमिशन लिया उन्होंने। वहाँ हॉस्टल में रहते थे, उनके वार्डन थे डॉक्टर अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी से बातचीत में उन्होंने बताया था कि काफ़ी सौम्य स्वभाव के थे बचपन में, और शुरुआत में जब मतलब एजुकेशन के लिए वहाँ गए तो इनका गुरु शिष्य का नाता जैसा रिश्ता था। हम उम्र थे, लगभग उनसे 4-5 साल ही छोटे थे, तो सारी बातें शेयर करते थे। वो उनके दिल्ली तक के सफ़र के बारे में और पत्रकारिता में कब बड़ा नाम बना शेष नारायण सिंह एक तब से लेके और शुरुआती अध्यापन के तौर पे तब से पूरा जानते थे। तो उन्होंने बताया कि शेष नारायण जब छात्र थे या जब एक बड़े पत्रकार हो गए, तब से लेकर अब तक कोई विशेष फर्क नहीं दिखा उनके नेचर में। हमेशा वही स्वभाव, वही सौम्यता, देसी अंदाज उनका और बोलचाल में भी कहीं ना कहीं सुल्तानपुर उनका छूता रहता था। कहीं भी किसी बड़ी डिबेट में बैठते थे तो वो उन शब्दों का प्रयोग करते थे जो अपने घर पे बैठ के सुल्तानपुर में अपने परिवार के साथ करते थे, ऐसे भी शब्दों का। और बीच बीच में लोग ब्रेक के दौरान हंसी ठिठोली भी करते हुए पूछते थे इसका मतलब क्या होता सर, तो वो समझाते थे लोगों को। शुरुआत में उनका ग्रेजुएशन के बाद उनके करियर की शुरुआत एज ए लेक्चरर हुई, इतिहास के लेक्चरर के तौर पे। वो कादीपुर में एक संत तुलसीदास स्नातकोत्तर कॉलेज था, डिग्री कॉलेज, वहाँ पे बतौर इतिहास के लेक्चरर नियुक्त हुए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद थोड़ी इंटरनल राजनीति थी, क्या मामला था, उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। उनको ये भी लगता था कि यहाँ सुल्तानपुर में रह कर हम अपने बच्चों का भविष्य करियर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया। और 70 के दशक में वो दिल्ली आ गए। यहाँ ऑब्जर्वर, यहाँ आते ही पहले तो उन्होंने एडमिशन लिया JNU में। एक बार ये ललक थी कि अभी अध्यापन कार्य और पढ़ने पढ़ाने का कार्य जारी रहे, लेकिन वो एडमिशन लेने के बाद डिग्री नहीं ले पाए। पारिवारिक जिम्मेदारियों के तहत उन्हें एक अदद नौकरी की तलाश थी शुरुआत में, और ऑब्जर्वर से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। देखिए, जब आपने जिक्र यहाँ तक का किया है, मुझे लगता है कि जब हम किसी गुरु की बात करते हैं तो उनके शिष्य से भी उनके विचार लेना बहुत ज़रूरी है। डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं उजैर जी। उजैर जी, आप उनके साथ रहे हैं और आपने उनके शिष्य भी आप रहे हैं जी। तो एक शिक्षक के तौर पर शेष नारायण सिंह जी कैसे थे? बेहतरीन पत्रकार वो थे, लेकिन एक शिक्षक के तौर पर अगर हम पूछें तो कैसा था उनका व्यवहार, कैसा था? अपनी पत्रकारिता के दौर के एक बड़े पत्रकार रहे और उसके बाद वो टीचिंग लाइन में भी आ गए थे। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उनको बुला के लाया गया था कि एक अच्छे शिक्षक के तौर पर। तो मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैं अपने आप को बहुत खुश किस्मत समझता हूँ कि मैं उनका शिष्य रहा। और एक टीचर के तौर पर बिल्कुल वो वैसे ही थे जैसे एक पत्रकार के तौर पर थे। हमेशा उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस बात पर जोर दिया कि सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं तो तभी आप एक अच्छा पत्रकार बन सकते हैं। तो सबसे पहले उनका जोर होता था कि उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं एक अच्छे इंसान बन सके। और एक टीचर के तौर पर और ख़ास तौर से एक जर्नलिज्म के टीचर के तौर पर वो कोशिश करते थे कि जो भी उनके स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहली जो एक शुरुआती चीज़ होती है कि हर स्टूडेंट होता है, तो अगर जर्नलिज्म में आने से पहले एक किसी न किसी का एक माइंडसेट होता है, एक विचारधारा किसी न किसी से प्रभावित होता है।
तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि आप अगर एक अच्छे पत्रकार तभी बन सकते हैं जब आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। आप किसी भी विचारधारा को लेकर आपके माइंड में कुछ है कि थोड़ा सा आप उसका समर्थन करते हैं या आप उससे प्रभावित होते हैं, तो आपकी पत्रकारिता में वो असर करेगा। तो इस पर बहुत जोर देते थे कि आपको बिल्कुल बैलेंस रहना है, न्यूट्रल रहना है। तो जिस भी विचारधारा से आते थे वो इस बात की कोशिश करते थे कि आपको उस विचारधारा से बिल्कुल अलग हट के सोचना है और उस तभी आप एक अच्छा पत्रकार बन सकते हैं। जी, हम इस सफ़र को लगातार जारी रख रहे हैं और हम कमेंट सेक्शन भी लगातार जाते हैं, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके अगर कुछ सवाल हैं तो हम उन्हें भी लेते हैं। आपसे जानना चाहूँगी रविंद्र जी, दूरदर्शन में एक घटना का जिक्र हुआ है, हमारे कमेंट आया है कि पद लिखने के ऊपर एक घटना हुई थी, एक वाकया हुआ था। हाँ, क्या था वो वाकया, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। शेष नारायण जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था जी। ये बात है, एक निजी टीवी चैनल में डिबेट के दौरान वो बैठे थे और ब्रेक चल रहा था उस समय, तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे चर्चा की, उनसे बातचीत की, तो उस दौरान उन्होंने बताया कि जब मैं बतौर गेस्ट और चैनलों में जाने लगा, पैनल में जाने लगा, तो उस दौरान दूरदर्शन में भी जाना हुआ एक डिबेट शो के लिए। जी। उस डिबेट शो में जब वो पहुंचे तो वहाँ गेस्ट कोऑर्डिनेशन पे जो लड़की बैठी थी जी। तो उन्होंने उनसे परिचय पूछा, तो उन्होंने बताया। तो लड़की ने पूछा कि सर आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपका डेजिग्नेशन क्या लिखना है हमें? तो उन्होंने लिखा बेटा लिख दो वरिष्ठ पत्रकार। तो इस घटना को 4-5 महीने बीत गए और एक बार फिर उन्हें डीडी न्यूज़ की डिबेट में दोबारा बुलाया गया। अच्छा। जब वो दोबारा पहुँचे तो वही गेस्ट कोऑर्डिनेशन में वही लड़की थी। तो उन्होंने बोला कि सर आपकी कहीं नौकरी लगी या गेस्ट या वरिष्ठ पत्रकार ही लिख दूं? अच्छा। तो सब ठहाका मार के हंसने लगे उनकी इस घटना को सुन करके। तो उन्होंने बताया उनको, वरिष्ठ पत्रकार जी को बोला कि ये देखिए कि वरिष्ठ पत्रकार होना भी नौकरी जाने का संकेत होता है, जैसे जैसे आप वरिष्ठ होते हैं वैसे वैसे नौकरी पे खतरा बढ़ता जाता है। जी। रविंद्र, एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, वो हमेशा ये चीज़ भी सिखाते थे कि आदमी को खुद पर हंसने की तमीज़ होनी चाहिए जी। कि आप इतने मजबूत हों कि अगर आपको उसके साथ कोई मजाक करे या आपके अंदर कोई कमी है तो आप खुद के ऊपर हंस सकें, और जब आप अपनी कमी को महसूस कर सकेंगे तभी आप उस कमी को दूर कर सकेंगे। तो हमेशा वो इस चीज़ को सिखाते थे, और ख़ास तौर से चूँकि वो मजाकिया बहुत थे तो इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देते थे कि हम खुद के ऊपर कैसे हंस सकते हैं, और जब हम खुद के ऊपर हंसें तो हमें अंदर से शर्म ना महसूस हो। बिल्कुल। तो वो जो इस तरीके की छोटी छोटी घटनाएं होती थी कभी किसी से छुपाते नहीं थे, बल्कि उसको बहुत खुल के शेयर करते थे। एक घटना उनकी और है, वो बताते थे कि किसी एक प्राइवेट चैनल में वो काम कर रहे थे, तो अचानक ही जब काम का उनका इतना अच्छा अनुभव था और उनका अंदाज काम करने का इतना बेहतर था कि लोग प्रभावित थे उसमें। तो हर संस्थानों में कुछ ना कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वो उनके साथ भी हुई। उन्होंने उसका जिक्र भी किया है कहीं कहीं। तो उन्होंने ये शानदार लहजे में किया है कि आप उसको शिकायत नहीं कर सकते हैं, और जिनकी शिकायत की है वो उससे उबर नहीं सकते हैं, उन्हें लगा ही लगा है। तो व्यंग्यात्मक लहजा उनका ये भी बहुत जोरदार था। उन्होंने बताया कि जब संस्थान में समय होता है एक इंक्रीमेंट वगैरह का, तो उस समय तक तो बातें बहुत ठीक थी, फिर अचानक एक दिन बुला के बोल दिया जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त हो रही हैं, आप फुल एंड फाइनल कर लीजिए। तो उस दौर में उन्होंने शायद अचानक से इस तरह से मतलब बातचीत की मालिकानों से, तो वहाँ से मतलब उन्हें ये जवाब मिला कि ठीक है, जो पैसे से आपको मतलब बढ़ के मिलेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन जाना पड़ेगा। उन्होंने इस घटना का जिक्र एक लेख में किया है, संस्थान का नाम नहीं लिया उन्होंने। जब वो बाहर आए तो उन्होंने इस लेख में ये भी लिखा था कि मुझे अब पता चला जब मैं बाहर आया, क्योंकि उसके साथ इंक्रीमेंट लेटर भी था और लगभग 30% का इंक्रीमेंट भी था, तो काम अच्छा था मेरा। मैं ये समझ गया था कि मेरे काम की वजह से मुझे बाहर नहीं किया गया है, या ये नहीं बोला गया कि आप बाहर जाओ। लेकिन कुछ एक जमात थी वहाँ पे जिसे उन्होंने बौनों की जमात कह के संबोधित किया है। कहा मैं बहुत खुश था वहाँ से बाहर आके कि मैं किस बौनों की जमात में पढ़ा था। इसके बाद संस्थानों ने मुझे, कितने सारे टीवी चैनलों ने मुझे डिबेट शो का हिस्सा बनाया और अपने पैनल में जगह दी। उन्होंने उन सब संस्थानों का शुक्रिया भी अदा किया था।
अच्छा, वो एक और ख़ास बात थी कि वो अपने संघर्ष जो एक पत्रकार के तौर पर, या उससे पहले जब एक टीचर थे या गांव से जब आए थे, वो सुल्तानपुर से दिल्ली आए, तो जो उनका संघर्ष रहा निजी जीवन में या पत्रकार के तौर पर, वो कभी उसको छिपाते नहीं थे, बहुत खुल के उस पर बात करते थे और बताते थे कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया, कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया और मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या क्या संघर्ष करना पड़े। उज़ैर जी, अगर हम बात कर लें शेष नारायण सिंह जी की, तो ये कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण के हिमायती थे वो। आप क्योंकि स्टूडेंट रहे हैं, आपने एक नेचर देखा होगा क्लास में, उनका जो बर्ताव रहा, स्पेशली जो फीमेल स्टाफ रहे हों या फिर फीमेल स्टूडेंट्स रहे हों, क्या लगता है कैसे उन्हें मोटिवेशन दिया जाता था? और ये बात जो उनके साथ जुड़ी है कि महिला सशक्तिकरण के हिमायती थे वो, कैसे इस बात को सिद्ध किया जाए? क्या क्या चीज़ें आपने ऐसी नोटिस की, क्या क्या चीज़ें आपने देखी, ऑब्जर्व की? एक तो वो अपनी फैमिली के अंदर खुद लड़कियों को पढ़ाने, उनको आगे बढ़ाने और लड़कियां जॉब करें, वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। क्लास के अंदर भी वो इसको ज़ोर देते थे कि लड़कियां मतलब जो आई हैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट, वो आगे उनको किस तरह से आगे बढ़ना है। हमेशा वो लड़कियों की बहुत सपोर्ट करते थे जब भी ज़रूरत होती थी, और अपने फैमिली के बारे में वो अक्सर डिस्कस किया करते थे, किस तरीके से उनकी बहनों ने पढ़ाई हासिल की और किस तरीके से परिवार में कई बार विरोध का भी सामना करना पड़ता था। उनकी माँ का कई बार विरोध हुआ कि उनकी बहनों को शिक्षा को लेकर, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और उनकी बेटियाँ आज काफ़ी आगे तक हैं। तो हमेशा वो, और सिर्फ महिला सशक्तिकरण ही नहीं, वो समाज के हर जो बुराई है उसके ऊपर वो चोट करते थे और उससे दूर करने की वो कोशिश करते थे, और हर चीज़ के खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद करते थे अपनी। उनकी बेटियों के नाम को लेकर एक किस्सा जो है वो थोड़ा अलग सा है, वो क्या है? हाँ, उनकी बेटियों का नाम शबनम और शबाना है। तो लोग चौंकते हैं सुन के कि अचानक ऐसा नाम क्यों, ये तो मतलब एक अलग हट के है, जिससे हाँ उर्दू के नाम हो गए। वैसे उर्दू की बहुत अच्छी नॉलेज भी थी उन्हें। जी हाँ, वो उर्दू में भी कॉलम लिखते थे। जी के बारे में सबसे अहम चीज़ है कि हमने डिस्कस किया, हमने उनके बारे में बातचीत की कि किस तरह उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत किया। उज़ैर जी ने, क्योंकि वो एक उनके कहा जा सकता है कि शेष नारायण सिंह जी उनके शिक्षक थे, और एक स्टूडेंट के लिए उनके टीचर के बारे में बात करना मुझे लगता है बहुत सौभाग्यशाली होता है उज़ैर जी। बिल्कुल। आज मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, और जब अभी कोरोना की सेकेंड वेव के अंदर जब उनका निधन हुआ था, हम लोगों ने उनको खो दिया, तो ये हम लोगों के लिए मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान तो था ही, और मेरे लिए पर्सनल भी बहुत बड़ा एक लॉस था उनका चला जाना। हम लोग हमेशा मेरी एक ख्वाहिश रहती थी कि काश वो दिन पहले आ पाता, कि वो मैं उनके क्लासेस को जाके फिर से अटेंड कर पाता। मैं सोचता था कि सर कभी कहीं किसी कॉलेज में जाएंगे, गेस्ट लेक्चर लेंगे, तो शायद वो मौका मिले कि मैं इतना टाइम निकाल पाऊँ और जाके फिर से अटेंड कर पाऊँ। तो एक ख्वाहिश अधूरी सी रह गई कि काश मैं उनकी दोबारा उनकी वो क्लास अटेंड कर पाऊँ। आपको फक्र ज़रूर हुआ होगा कि एक उनका स्टूडेंट इतने बड़े लेवल पर पहुँच गए हैं, चैनल में डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर उपलब्धियों की बात कर ली जाए शेष नारायण सिंह जी के बारे में, कौन कौन सी उपलब्धियों के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे? बतौर पत्रकार ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी उनकी। बिल्कुल। एक बड़ा नाम जिसे दुनिया जान रही है इस समय। और उसके अलावा जर्नलिज्म में बड़े पत्रकार के अलावा उनका जो नेचर था, किसी तरफ झुकाव ना होना, निष्पक्ष कहना, निष्पक्ष बोलना, ये उन्हें अलग कैटेगरी में खड़ा करती है, बाकी लोगों से अलग करती है। पत्रकारिता में हर पत्रकार कहीं ना, चाहे संस्थान के मैनेजमेंट के थ्रू, मतलब कहीं ना कहीं वो रहता है झुकाव कि हमें इस तरह से करना है, हमारी ये टैगलाइंस रहेगी, हम ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं था, वो किसी को कहीं भी अपने शब्दों से गिरा देते थे। बिल्कुल। देखिए, कंप्लीट पैकेज थे शेष नारायण सिंह की, सामाजिक मुद्दों के, राजनीतिक मुद्दों के, एक व्यक्तित्व के तौर पर अगर बात कर लें, एक शिक्षक के तौर पर बात कर लें, और इसीलिए ऐसे ही जो नाम है उनके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे हमारी खास सीरीज में, जिसका नाम है पत्रकारिता के पुरखे। फिलहाल हमारे साथ